हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस पर। आज हम लोग बात करेंगे समविभव पृष्ठ और वैद्युत क्षेत्र तथा विभव में संबंध और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तीन टॉपिक कंप्लीट करेंगे आज के क्लास में। और इसके बाद जो क्लास आएगी उस क्लास में जो चैप्टर 3 चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। फिर उसके न्यूमेरिकल 2 या 3 क्लासों में करा दिए जाएंगे और ये पूरी तरह से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले समझ लेते हैं समविभव पृष्ठ क्या होता है। जैसा कि इसका नाम से क्लियर है, पृष्ठ का तो मतलब समझते हैं ना सभी लोग, एक तल है, सरफेस है और उस पृष्ठ पर क्या समान है? विभव। समविभव पृष्ठ यानी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके सभी पॉइंट पर क्या समान रहता है? विभव समान रहता है। कैसा पृष्ठ कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। अच्छा, समविभव पृष्ठ ऐसा कोई नहीं है कि वो हमेशा बंदी पृष्ठ हो, नहीं, वो ओपन पृष्ठ भी हो सकता है। जबकि बात करें अगर गॉसियन पृष्ठ की, जैसा कि पीछे पढ़ा था, गॉसियन पृष्ठ ऑलवेज क्लोज सरफेस होता है, जबकि समविभव पृष्ठ क्लोज भी होता है और ओपन भी होता है। मींस 3D भी होता है और 2D भी होता है। वो डिपेंड करता है कि चार्ज का सिस्टम कैसा है, मींस चार्ज रखा कैसे है ना, या चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है। तो इनको हम समझते हैं छोटे छोटे डायग्रामों से, ताकि ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। ध्यान से देखें, हम सपोज करते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मींस एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। और आप हमेशा याद रखना ये यूनिफॉर्म ही रहेगा। अगर ये वेरिएबल है देन ये समविभव पृष्ठ नहीं होगा, ये भी याद रखना है ना। तो हम सपोज करते हैं यहां पर कोई पृष्ठ ले लेते हैं, ये काल्पनिक है चूंकि, तो इसलिए हम इसे ज्यादा डार्क लाइनें नहीं खींच रहे, है ना। तो ये एक पृष्ठ है और भी बनाए जा सकते हैं। ये दो अलग अलग पृष्ठ है, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। इन दोनों में खास अंतर क्या है? अंतर ये है, अगर हम कहें इसका विभव V1 है तो इसका विभव V2 होगा। हालांकि ये दोनों ही समविभव पृष्ठ है, ये भी समविभव पृष्ठ है, ये भी समविभव पृष्ठ है। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। यानी इसके जितने भी पॉइंट हैं उन सभी पॉइंटों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, मींस नियत है, इक्विवेलेंट है। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। अच्छा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है देन जो कार्य करना पड़ेगा वो तो जीरो आएगा। इसका मतलब ये है, अगर हम किसी पॉइंट चार्ज को यहां से उठा करके यहां तक लाएं या यहां से उठा करके यहां तक ले जाएं तो हमें कोई काम करना नहीं पड़ेगा। यही समविभव पृष्ठ का एक्चुअल मतलब है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया 2D। अगर आप ये डायग्राम देख पा रहे हो तो ये 2D है, मींस ये ओपन सरफेस है। कैसे सरफेस है? ओपन सरफेस। क्या हम क्लोज सरफेस के लिए भी समझ लें? बिल्कुल। याद करो तो क्या गोला एक क्लोज सरफेस है? गोला कैसा चार्ज है? क्लोज सरफेस है। एक्चुअल में इसमें ये वाली जो लाइन हमने खींची है वेक्टर ई है। वेक्टर ई ऐसे, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है, तो फील्ड लाइंस मींस वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जो वोल्टेज डिफरेंस होता है वो ऑलवेज घटता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये डायग्राम साफ अपने को समझ आ रहा है तो जो V1 होगा वो ग्रेटर होगा किससे? V2 से। मतलब साफ है कि इस वाले पृष्ठ का जो वोल्टेज होगा वो अलग होगा और इस वाले पृष्ठ का जो वोल्टेज होगा वो अलग होगा। बट इस पृष्ठ के सभी बिंदुओं का जो विभव होगा वो समान होगा और इस पृष्ठ के सभी बिंदुओं का विभव समान होगा। बट इनके आपस में जो वोल्टेज है वो अलग है। ज्यादा किसका है? V1 का। कम किसका है? V2 का। ऐसा क्यों? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है। ये चीज अभी आगे प्रूव भी करेंगे। ठीक है ना? जिसको हम विभव प्रवणता के नाम से जानेंगे और आप सभी ने ये पढ़ा भी होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सपोज करते हैं ये चार्ज क्यों है ना, और हम सभी समझ रहे हैं इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और इससे फील्ड लाइंस निकल रही हैं क्योंकि प्लस चार्ज है। जाहिर सी बात है फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलेंगी, मींस इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर होगा। ये वेक्टर ई का डायरेक्शन है, मींस आउटवर्ड नॉर्मल। चूंकि ये गोला है, चूंकि ये सरफेस गोला है, और गोला सरफेस कैसा होता था? 3D बोलो या क्लोज सरफेस, है ना। तो ये तो हो गया एक पृष्ठ। इस पृष्ठ का विभव मान लेते हैं V1 है। और भी पृष्ठ हम ले सकते हैं, जैसे क्या एक और ये पृष्ठ ले लिया? बिल्कुल ले लिया, है ना।
इस वाले पृष्ठ का वोल्टेज बोलो V2 है। तो इस पृष्ठ के, जैसे मान लीजिए हम इस पृष्ठ पे बात करें, ए पॉइंट ए लिया, ए पॉइंट बी लिया, तो इन दोनों के बीच अगर हम कोई चार्ज को लेकर के जाते हैं, मींस ए से बी तक लाएं चाहे बी से ए तक ले जाएं, तो जो काम होगा वो जीरो होगा, क्योंकि W बराबर dV क्यों होता है? अरे डेल्टा V इंटू क्यों होता है? क्योंकि V बराबर W अपन क्यों होता है, डेल्टा V बराबर W अपन क्यों होता था, याद होगा आपको। तो W बराबर डेल्टा V इंटू क्यों होगा, तो डेल्टा V ही यहाँ का कांस्टेंट है, जितना वोल्टेज ए पॉइंट का है उतना ही वोल्टेज बी पॉइंट का है, डेल्टा V तो जीरो है, और डेल्टा V जीरो है तो फिर W अल्फा जीरो हो जाएगा, कोई बुराई नहीं है। बहुत बढ़िया। तो एक हमने प्रश्न ये लिया, इसका वोल्टेज कितना माना? V1। अगला प्रश्न V2, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है। इसका मतलब फिर से अगर हम देखें तो V1 ग्रेटर होगा किससे? V2 से। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वोल्टेज होता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में घटता है। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और एक आधे डायग्राम बना लेते हैं। ये तो अगर सेंट्रल चार्ज है ना, तो क्यों ना हम रेखीय चार्ज एक बार विस्तृत करके देख लें। जैसे मीन्स ऐसे चार्ज वितरित है ना, तो हम सभी को समझ आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही होंगी, है ना, बहुत सारी ऐसे। चलो बना भी लेते हैं ताकि तुम्हें क्लियर भी हो जाए। कुछ लाइनें हम कॉपी करते हैं। अब यहां पे अपने को बस पृष्ठ अज्यूम करना है ना। इसके लिए क्या करें? क्या ये प्रश्न समझ आया सभी को? ध्यान से देखो, बेलनाकार है। रेखीय चार्ज में कैसा पृष्ठ? बेलनाकार। जो हमने बेलनाकार पृष्ठ बनाया एक्चुअल में इसी का नाम है समविभव पृष्ठ। इसी का नाम समविभव पृष्ठ। इसका मतलब ये है कि इस पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर जो विभव होगा वो इक्विवेलेंट होगा, मींस समान होगा, है ना। ऐसा नहीं कि हम और नहीं बना सकते, आप और भी बना सकते हैं। सपोज करते हैं दूसरा पृष्ठ बना लिया, ये वाला पहला पृष्ठ और ये वाला दूसरा पृष्ठ, है ना। तो क्या हम दूरी में ऐसे बढ़ रहे हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा में? तो अगेन V1 बोलो ग्रेटर होगा किससे? V2 से। कोई दिक्कत तो नहीं। बट V2 के जितने भी पॉइंट होंगे वहां पर विभव का मान कांस्टेंट रहेगा, और V1 के जितने सरफेस के पॉइंट होंगे वहां पर विभव कांस्टेंट रहेगा। समविभव पृष्ठ की कुछ खास बातें और भी सुन लेते हैं, उन्हें भी समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। जैसे पहला पॉइंट दे रखा है, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है, जैसा कि आपको बता भी रहे थे। अतः किसी समविभव पृष्ठ पर आवेश को ले जाने में कोई काम, दो पॉइंटों के बीच आवेश को ले जाने में कोई काम करना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। हर पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत है। अगला पॉइंट है, दो समविभव पृष्ठ परस्पर एक दूसरे को कभी काट नहीं सकते और काटेंगे, और ऐसा संभव नहीं है क्योंकि विभव के दो मान पॉसिबल हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, समविभव पृष्ठ 2D भी हो सकता है और 3D भी हो सकता है, मींस वो क्लोज सरफेस भी हो सकता है और वो ओपन सरफेस भी हो सकता है। नेक्स्ट है, किसी बिंदु आवेश के कारण विभव का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हम सभी जानते हैं, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि पिछले वीडियो में कंप्लीट किया गया था। Q अपान R। Q अपान R, यदि कह रहा R नियत है, यदि R नियत है देन V भी नियत रहेगा, मींस अगर R में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो V में भी कोई चेंज नहीं होगा। अतः किसी भी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचा गया प्रत्येक पृष्ठ समविभव पृष्ठ होगा, चाहे वो गोली हो, चाहे वो आयताकार हो, चाहे वो बेलनाकार हो, जैसा कि आप डायग्रामों में देख पा रहे होंगे। जो हमने सबसे पहले लिया था वो आयताकार रेक्टेंगुलर साइड था, ये वाला कैसा है? बेलनाकार है। इसके पहले जो हमने बनाया था वो गोलाकार था। तो ये सारे के सारे पृष्ठ किस प्रकार के पृष्ठ है? समविभव पृष्ठ है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, किसी रेखीय आवेश को अक्ष मानकर खींचा गया पृष्ठ कैसा होगा? बेलनाकार पृष्ठ होगा और वो भी समविभव पृष्ठ होगा। नेक्स्ट है,
एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाओं के अभिलंबों खींचा गया समतल पृष्ठ, जैसा कि हमने डायग्राम 1 में खींचा था, वो भी पृष्ठ कैसा कहलाएगा? समविभव पृष्ठ कहलाएगा। ये पूरी की पूरी कहानी थी समविभव पृष्ठ की। तो एक बार रिपीट कर देते हैं, समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ होता है जिसके सभी पॉइंट पर जो विभव है वो समान रहता है, कोई बुराई नहीं है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग अपने को पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र का विभव से संबंध। वैद्युत क्षेत्र का विभव से संबंध यानी रिलेशन करना है अपने को, रिलेशन बिटवीन वेक्टर ई व वी। वी एक अदिश राशि है, वी एक अदिश राशि है, जबकि ई एक सदिश राशि है। मीन्स रिलेशन में निकालना है अपने को वैद्युत क्षेत्र और विभव के बीच, वैद्युत क्षेत्र और विभव के बीच। इसके लिए करें क्या? इसके लिए समविभव पृष्ठ जो अभी पढ़ा है बस उसी का यूज करना है ना। तो हम समझते हैं एक यूनिफॉर्म नहीं बल्कि अनयूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अनयूनिफॉर्म का मतलब समझते हैं ना सब? अनयूनिफॉर्म का मतलब है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है ना, मीन्स वेरिएबल है, ठीक है ना। तो इसके लिए करते क्या है, सपोज करते हैं इन पॉइंटों को कुछ नाम दे देते हैं। सपोज ये जो हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का जो घटक खींचा हुआ है इसका नाम रख लेते हैं ए, और एंड वाले का नाम लेते हैं चल के बी। कोई दिक्कत तो नहीं। हम सभी जानते हैं चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के घटक हैं तो जाहिर सी बात है हर पॉइंट पर जो वोल्टेज होगा वो अलग अलग होगा। मींस इस पॉइंट पे वोल्टेज अलग, इस पॉइंट पे अलग, इस पॉइंट पे अलग और इस पॉइंट पे अलग। सपोज करते हैं इस वाले पॉइंट का जो वोल्टेज रहा होगा वो VA रहा होगा, तो जाहिर सी बात है इसके नामकरण में हम VB लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, अपने को A से एक चार्ज को लेकर के किधर जाना है? B पर, तभी तो हम पोटेंशियल निकाल पाएंगे ना। और पोटेंशियल हम निकाल किस में रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आल्सो इन्वॉल्व हो रहा है। मिसिंग कौन है? वोल्टेज। और वोल्टेज के लिए करें क्या? चार्ज को हम चलाएं, और चार्ज जब चलेगा तो तभी तो वोल्टेज निकलेगा। ठीक, बहुत बढ़िया। क्योंकि वोल्टेज काम क्या करता है? चार्ज की डायरेक्शन को डिसाइड करता है, चार्ज की डायरेक्शन को डिसाइड करता है। बहुत बढ़िया। तो हम यहां से चार्ज को चलाते हुए जा रहे हैं, है ना। तो हम किसी पॉइंट का कैलकुलेशन निकालते हैं, क्योंकि हम इकट्ठे पूरे का कैलकुलेशन निकाल नहीं सकते, उसके लिए तो हमें समाकलन करना पड़ेगा, है ना। तो हम इसलिए क्या करते हैं, किसी छोटे से सेक्शन पे काम कर लेते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर जो अनयूनिफॉर्म पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड भरा पड़ा है, जब हम छोटा सा सेक्शन लेंगे तो हम उसे कल्पना में ये मान लेंगे कि उन पॉइंटों के बीच, जैसे मान लीजिए ये वो पॉइंट और ये पॉइंट, इन पॉइंटों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। हालांकि हमने पहले ही बोल रखा है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड असमान वैद्युत क्षेत्र है, जबकि अगर हम एक छोटे से सेक्शन की बात करें, इस बहुत छोटी दूरी के लिए वर्क करेंगे, देन हम ऐसा मान लेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मींस यूनिफॉर्म है। कोई दिक्कत तो नहीं। बहुत बढ़िया। तो हम एक चार्ज को लेकर के चले ऐसे, सपोज करते हैं यहां कैलकुलेट करना है, यहां से लेकर के यहां तक गए तो हमने कैलकुलेशन नहीं की, है ना। यहां पे जाकर के यहां से कैलकुलेशन करनी है, तो हमने जाहिर सी बात है, हमने अभी कहा था कि हर पॉइंट का जो वोल्टेज है वो अलग अलग है। तो हम जैसे ही इस वाले पॉइंट पर पहुंचे, इस वाले पॉइंट को कुछ नाम दे दें। सपोज हमने नाम दिया P, और यहाँ पे हम एक चार्ज को लेकर के पहुंचे जो धनावेश है। कैसा चार्ज है? धनावेश है। बहुत बढ़िया। और यहाँ का जो वोल्टेज है वो V है, और जब बढ़ेंगे इसमें तो जो वोल्टेज होगा वो चेंज हो जाएगा। सपोज करते हैं यहाँ का जो चेंज वैल्यू है वो dV है, मीन्स बहुत कम है, तो जाहिर सी बात है ये वाला वोल्टेज कितना होगा? V प्लस dV। कितना होगा? V प्लस dV। कोई बुराई नहीं। बहुत बढ़िया। ध्यान से देखेंगे, चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, मीन्स लंबवत है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है कुछ ऐसे ले लेते हैं। ये वेक्टर E है ना, और ये वाला चार्ज सपोज करते हैं यहां तक, इस पॉइंट का नाम रखते हैं Q। हालांकि ले तो मुझे B तक जाना है, बट हमें इस सेक्शन को पढ़ना है, मींस सॉल्व करना है, देन हम पूरे में V निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो हमने कहा P से Q तक इसे चलाया जाना है, और सपोज करते हैं टोटल दूरी R है, तो जाहिर सी बात है ये वाली दूरी dr होगी, और चूंकि वैद्युत क्षेत्र की लाइन में इसलिए ये वेक्टर dr होगा। कैसा होगा? वेक्टर dr। कोई बुराई नहीं है। बहुत बढ़िया। तो जो P से हमने Q तक जब चलाया तो ध्यान से देखो इनके बीच एक कोण भी बन रहा है। वो कोण का मैग्नीट्यूड क्या रख लें? सपोज करें वो थीटा है, सपोज कर ले वो थीटा है।
मींस वेक्टर ई और वेक्टर डी आर के बीच जो एंगल है वो थीटा है। कितना है? थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया। और मुझे तो क्यों बी तक ले जाना है, तो सपोज करेंगे आगे वो चला गया बी तक, है ना। तो कैलकुलेशन सारी यहाँ कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन करने के लिए क्या करें, तो सबसे पहले कार्य निकाल लें। क्या निकाल लें? कार्य। कार्य निकालने का मतलब है कि पॉइंट चार्ज को P से कहां तक? Q तक। P से Q तक ले जाने में किया गया कार्य। तो इधर सॉल्व करें, इधर को मिटा भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि ये वाला सेक्शन अपने काम का भी नहीं है, हमने ऐसे बनाया हुआ है ना। तो इसी को समझते हैं अब। तो हम P से Q तक चार्ज को ले जाने में कुछ ना कुछ कार्य किया जाएगा। चूंकि बहुत कम दूरी है, इसका मतलब जो काम होगा वो भी बहुत कम होगा। मीन्स हमने कहा कि वो काम dw है, और हम सभी समझते हैं कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन होता है। बल गुणे विस्थापन होता है। तो बल यहाँ पे कितना लग रहा है, तो ध्यान से देखो कि हमने सभी ने पहले चैप्टर में पढ़ा था, धनावेश पर जो बल लगता है वो हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और ऋणावेश पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। इसका मतलब जो dw होगा वो ये होगा F, या हिंदी में एक बार लिख देते हैं, बल गुणे विस्थापन। बल गुणा विस्थापन। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखोगे तो बल कितना है, बल यहां पर इस पे कितना लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी पार्टिकल पर फोर्स लगता था तो याद करो उसकी वैल्यू ये होती थी QE। QE सपोज करते हैं इस चार्ज का मैग्नीट्यूड Q0 है। कितना है? Q0 है। तो जाहिर सी बात है इस पे जो फोर्स लगेगा वो Q0 लगेगा, Q0E लगेगा, Q0E लगेगा। तो बल की वैल्यू बोलो कितनी लिखे हैं आप? तो लिखेंगे F डॉट dr। ध्यान से देखो कि दोनों ही वेक्टर है, दोनों ही वेक्टर है, वेक्टर F डॉट dr। अब बोलो क्या करें यार, अब F की वैल्यू रख दो Q0E डॉट dr। उम्मीद करते हैं यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैल्यू किसकी निकल आई? dw की, है ना। हमें तो पोटेंशियल निकालना है, तो हम क्या कहते हैं, अतः P व Q के बीच विभवांतर का मैग्नीट्यूड dv है। सपोज करें यहाँ का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड है वो dv है ना। देन dv की वैल्यू बोलो कितनी होगी, या लिख देते हैं, अतः P व Q के बीच विभवांतर। विभवांतर का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, डेल्टा V बराबर W अपान Q0। डेल्टा V बराबर W अपान Q0। तो डेल्टा V को हमने यहां पे क्या मान रखा है? dv, और ये चूंकि माइनस का होगा W अपान Q0। W अपान Q0। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। और यहां पर ये कार्य करना नहीं पड़ रहा है, बल्कि कार्य प्राप्त हो रहा है, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में चल रहा है। चूंकि धनावेश है तो इसी दिशा में चलता रहेगा और बढ़ता रहेगा, इसलिए निगेटिव लिखा है। dv बराबर माइनस W अपान Q0, W बटे Q0 की dw अपान Q0। तो आप कहेंगे dw बटे Q0 लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखेंगे यार, आप dw की वैल्यू उठा के रख दो। dw की वैल्यू बोलो कितनी है? Q0E डॉट dr, और बटे में बोलो क्या है? Q0। क्या Q0 से Q0 मर जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल। तो आगे क्या हम यहां सॉल्व कर दें? यहां बोलो क्या बचेगा? dv बराबर क्या बचेगा? E डॉट dr, बस इतना ही बचेगा, माइनस का E डॉट dr। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया। अब कुछ चीजें आप और भी जानते हैं, आपको याद होगा क्या, अभी यहां लिख भी चुके हैं, ध्यान से देखो, पीछे लिखा था मेरे से जो हमने मिटा दिया है। वेक्टर E है और याद लिखा है, देख लो चाहे तो, और dr भी एक वेक्टर है, वेक्टर E भी एक वेक्टर है और dr भी एक वेक्टर है। आप याद करो, क्या ये एक अदिश राशि है? जैसा कि यहां देख पा रहे होंगे, वोल्टेज कैसी राशि है? अदिश राशि है, जबकि ये दोनों कैसी राशि है? सदिश। दो राशियों का एक डॉट प्रोडक्ट लिखा है, मींस अदिश गुणनफल लिखा है। तो फिर बोलो यहाँ क्या लिखा जाएगा? यहाँ लिखा जाएगा dv बराबर यहाँ लिखते हैं, ठीक है, dv बराबर माइनस का E dr cos थीटा, माइनस का E dr cos थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। जहां थीटा वेक्टर E व dr के बीच कोण है, ये न्यूमेरिकल वगैरह में याद रखना ये लाइन, है ना। पता लगा तुमने वोल्टेज के बीच का कोण बता दिया, नहीं, याद रखना जो थीटा है वो वेक्टर E व वेक्टर dr के बीच कोण है।
कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, बहुत बढ़िया। अब क्या करें, क्या हम पीछे जाकर के कुछ और भी सॉल्व कर सकते हैं इसमें? तो आप कहेंगे बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं ना, इधर मिटाते हैं फिर देखते हैं। आप स्टेप वाइज जैसे जैसे हमने लिखा है वैसे वैसे आप भी नोट करते चलना, है ना, क्योंकि डायग्राम भी बना हुआ हमने मिटाया ना, इसलिए थोड़ा इधर से उधर जाना पड़ रहा है, फिर उधर से इधर आना पड़ रहा है ना। आप क्या करें इसके लिए, अब इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखो, तो dv और माइनस e dr cos थीटा में e की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं? e की वैल्यू, है ना, या किसकी निकालें, चलो e की निकाल देते हैं, है ना, e cos थीटा की निकाल देते हैं। e cos थीटा और बोलो क्या आएगा, माइनस का dv अपान dr आएगा, है ना। आगे किताब में लिखा है चूंकि e cos थीटा वेक्टर e और dr के बीच घटक है, यदि हम इसे er से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मींस इस पूरे e cos थीटा को अगर हम कुछ और मान लें, सपोज ये मान लें जैसा कि किताब में माना जा रहा है वेक्टर e और r का मतलब है कि हम इसी लाइन में चल रहे हैं, ठीक है ना, वेक्टर er, तो बोलो ये आंसर क्या आ जाएगा, माइनस dv अपान dr। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया, है ना। ये एक वेक्टर राशि क्वांटिटी है और ये दोनों, सॉरी ये वाली स्केलर राशि है ना। तो ध्यान से देखो, तो मात्रक इसका क्या आएगा, v क्या है, विभव, विभव का मात्रक वोल्ट, विभव का मात्रक वोल्ट, और dr क्या है, दूरी, है ना, विद्युत क्षेत्र की लाइन में, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। आपको याद होगा पहले चैप्टर में हमने ई का मात्रक पढ़ा था न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। एक मात्रक और अब से याद हो जाएगा आपको, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, है ना। तो ER की वैल्यू बोलो कितनी आई, माइनस का dv अपान dr, माइनस का dv अपान dr, हालांकि यहां से वेक्टर हटा सकते हैं, माइनस का dv अपान dr। तो ध्यान से देखो, तो क्या जो विद्युत क्षेत्र का रिलेशन आया है वो दूरी बढ़ रही है, इधर चलने में दूरी बढ़ रही है, तो दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है ना। एक बार परिभाषा आपको पढ़ के सुना देते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का किसी भी दिशा में घटक उस दिशा में विभव के दूरी के साथ परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, जैसा कि फार्मूले में देख पा रहे होंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ये तो हो गया रिलेशन। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, है ना। या इससे पहले एक चीज और आपको बताते थे, विभव प्रवणता क्या है, विभव प्रवणता क्या है। विभव प्रवणता एक्चुअल में यही फार्मूला होता है ना। तो E बराबर माइनस का dv अपान dr। तो विभव प्रवणता का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को विभव प्रवणता कहते हैं। इस परिभाषा को लिख लीजिए अच्छे से, इसी को हम एक्चुअल में विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पूरे फंक्शन को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। और विभव प्रवणता का मतलब ये होता है कि विद्युत क्षेत्र में, किसमें? विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ, किसके साथ? दूरी के साथ विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। और विभव प्रवणता एक सदिश राशि है, लिख लेना कहीं पर। जनरली हम समझते हैं कि विभव एक अदिश राशि है, विभव एक अदिश राशि है, तो विभव प्रवणता भी एक अदिश राशि होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। आप याद रखना हमेशा, विभव प्रवणता एक सदिश राशि है। विभव प्रवणता कैसी राशि है? सदिश राशि है। और इसके लिए हम फार्मूला लिख सकते हैं dv अपान dr। विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? dv अपान dr। याद रखना ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। जबकि याद हो तो आपको विभव एक अदिश राशि है। मात्रक बोलो इसका क्या होगा? तो मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। कोई दिक्कत नहीं, आप इसकी विमा भी निकाल सकते हैं। चलो निकालते हैं, है ना। तो हम विमा निकालते हैं इसका, बोलो क्या होगा? क्योंकि विमा भी एक नंबर में आएगा, तो विभव प्रवणता की विमा निकालते हैं। मात्रक तो क्लियर हो चुका होगा, राशि कैसे ये भी क्लियर हो चुका है। अब प्रॉब्लम किसमें? विमा में। विमा कैसे निकाले? क्या वोल्ट की विमा रख ले और मीटर की रख ले? क्या हमें वोल्ट की विमा याद है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं याद है यार। तो वोल्ट की विमा निकालने के लिए क्या करें? वोल्ट का एक सिंपल सा फार्मूला सोचते हैं। क्या वोल्ट बराबर हमने पढ़ा था V बराबर W अपान Q। पहला जो हमने जो विभव की परिभाषा पढ़ी थी, विभव का ही मात्रक तो ये लिखा है, तो विभव का सूत्र क्या था? W अपान Q। W का मात्रक जूल, Q का मात्रक कूलाम, इसका मतलब जूल प्रति कूलाम निकला। इसका मतलब हम वोल्ट की जगह लिख सकते हैं, ये हम विमा निकालने के लिए कर रहे हैं, जूल प्रति कूलाम, है ना। और मीटर तो इसमें पहले से इन्वॉल्व है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब तुम ध्यान से अगर देखो तो तुम्हें सारी विमाएं याद होंगी, जूल की भी याद है, कूलाम की भी याद है और मीटर की भी याद है। सारी पुट कर दो, काम खत्म कर दो। जूल की बोलो क्या होती है? जूल की होती है ml² t - 2, कूलाम की होती है 80 और मीटर की होती है n। ठीक है ना।
अगर देखो आपको ये विमाएं वगैरह याद नहीं है तो पीछे सारी क्लासें अपलोड की जा चुकी हैं। मेरे ख्याल से हमने बेसिक में आपको कम से कम 15 क्लासें दी थी, 15 क्लासें दी थी। इसका मतलब बेसिक आपका बहुत मजबूत होना चाहिए, तभी आप इधर आइए। उन क्लासों को अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे प्लेलिस्ट जो फिजिक्स 12th के नाम से बनी, उसमें सबसे पहले से लेकर के 15-16 वीडियो लगातार बेसिक फिजिक्स के पढ़े हुए हैं, जिसमें हमने वेक्टर पढ़ाया है, इसमें हमने डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ाया हुआ है। तो सारी चीजें वो पढ़ के आइए, देन ये आपको अच्छे से मजा आएगा एकदम। अब बोले इसे क्या करें, क्या सारे अक्षरों को ऊपर देखना है? तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो ध्यान से देखो, तो एल जब ऊपर जाएगा तो l-1 हो जाएगा। एल जब ऊपर जाएगा तो l-1 हो जाएगा। l-1 हो जाएगा, इसका मतलब एल से ये वाली घात कट जाएगी, यहाँ पर एक घात बच जाएगी। कितनी घात? एक घात, है ना। जबकि t की बात करें, t जब ऊपर जाएगा तो t-1 हो जाएगा, और -1 -2 -3 हो जाएगा। इसका मतलब सब कुछ कटेगा ही नहीं। m l की घात एक ही रहेगी, तो t की घात -3 हो जाएगी, और a की घात -1 हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ये आगे विभव प्रवणता की विमा, कोई समस्या तो नहीं किसी को? बहुत अच्छी से नोट करते चलिए, ठीक है ना। तो ये कहानी यहाँ तक थी। MLT-3 A-1, जैसा कि बुक में भी आ रहा है। परिभाषा क्लियर है? विद्युत क्षेत्र में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को, जैसा कि -dV/dr हमने पीछे लिखा था, परिवर्तन के साथ जो आंसर आएगा वो उसे हमें क्या कहेंगे? विभव प्रवणता कहेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया। कई बार पूछ देता है विभव प्रवणता का विद्युत क्षेत्र से क्या संबंध होता है, विभव प्रवणता का विद्युत क्षेत्र के साथ क्या संबंध होता है? तो कुछ नहीं, अभी पीछे ही तो आया था, E बराबर माइनस का dV/dr। ये हो गया विभव प्रवणता का विद्युत क्षेत्र के साथ संबंध, क्योंकि dV/dr जो मैग्नीट्यूड है वो किसका है? विभव प्रवणता का है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। कोई दिक्कत तो नहीं? तो E बराबर माइनस का dV/dr, कोई बुराई नहीं है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट हेडिंग एक और देखनी है, वैद्युत स्थिति ऊर्जा, है ना। और इसमें चूंकि आवेशों के निकाय लिए जाएंगे, मीन्स कई आवेश लिए जाएंगे। ठीक, इसको समझने के लिए थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं हेडिंग को। आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। निकाय का सिंपली मतलब है एक ऐसी जगह जहां पर कई सारे चार्ज हैं। तो हम एक बार 2 चार्ज को मान के पढ़ लेंगे, एक बार कई चार्जों को मान के पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम परिभाषा को समझ लेते हैं कि परिभाषा क्या है और इसका मतलब क्या है। देखो, आप हमेशा याद रखना फिजिक्स में, जब भी तुमसे कभी स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा कोई भी ऊर्जा निकलवाई जाए, तो आप हमेशा सबसे पहले क्या निकालेंगे? कार्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कार्य निकालेंगे। कार्य ही तो बदला हुआ रूप है किसका? ऊर्जा का। मींस जब ढेर सारा वर्क हम करेंगे, देन वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एनर्जी में। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया। तो इसके लिए करना क्या है? हम सभी जानते हैं कि दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब ये है, अगर हम दो समान चार्जों को पास पास रखेंगे तो एक दूसरे पर विपरीत फोर्स लगाएंगे, जबकि अगर हम अपोजिट चार्ज को पास पास रखेंगे तो वो एक दूसरे के ओर जाना चाहेंगे, मींस चिपकना चाहेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। अब इसी कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते हैं। हम सभी समझते हैं क्योंकि समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं। इसका मतलब साफ हो गया, अगर हम चार्जों को एक दूसरे के करीब लाएं या एक दूसरे से दूर ले जाएं, एक दूसरे के करीब लाएं या एक दूसरे से दूर ले जाएं, तो क्या दोनों स्थितियों में काम करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल करना पड़ेगा। बस इसी काम की कैलकुलेशन ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया है। एक बार परिभाषा किताब वाली सुन लो। किताब में कह रहा है, आवेशों के किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से उनकी वर्तमान स्थिति तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किया जाता है, क्योंकि उनके बीच फोर्सेस लग रहे होते हैं। कौन कौन से? आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। तो हम सबसे पहले निकालते हैं दो आवेशों की ऊर्जा। कितने आवेशों की? दो आवेशों की। दो आवेशों के निकाय की ऊर्जा। निकाय समझते हैं ना सब? सिस्टम, तंत्र के निकाय की ऊर्जा। उम्मीद करते हैं हेडिंग में कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम पार्ट 1 में डिवाइड कर देते हैं, है ना। याद होगा आपको, इसका भी एक पार्ट 1, मतलब इसके बाद भी एक हेडिंग और आएगी जिसमें हम यहाँ पे बहुल आवेश ले लेंगे, मतलब 2 से ज्यादा आवेश की ऊर्जा निकालना सीखेंगे। तो अभी पहले 2 की निकालते हैं। अगर 2 का सेटअप समझ में आया ना, तो यकीन करो मेरी जान, तुम्हें आगे भी आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, बहुत बढ़िया। अब क्या करें यार इसके लिए? तो दो चार्जों को हम पहले अनंत से पास पास तो लेकर के आए। तो हम सपोज करते हैं, हम कोई 2 पॉइंट अज्यूम करते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। हमने ये कहा यहाँ पे अभी कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना। ठीक, हमें अनंत से इन दोनों पॉइंटों पर चार्ज लाना है। अनंत से दोनों पॉइंटों पर चार्ज लाना है। तो हम क्या करते हैं, अनंत से एक हम चार्ज लेकर के पॉइंट ए पर आए, सपोज है उसका मैग्नीट्यूड Q1,
सपोज इसका मैग्नीट्यूड Q1 है। अच्छा, जब हम पहले वाले चार्ज को पॉइंट ए पर लाए हैं तो हमें कोई काम करना नहीं पड़ा, क्योंकि हमें अगेंस्ट काम नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई ताकत उपस्थित ही नहीं थी जो Q1 को आने से रोक ले, है ना। पहली बार की बात कर रहे हैं, चाहे इसे ए पे लाओ चाहे इसे बी पे ले जाओ। तो हमने देखा कि पहली कंडीशन में चूंकि विभव 0 था, फर्स्ट केस में यहाँ दोनों ही पॉइंटों के विभव शून्य है। जब इसको लेकर के आएंगे तो जाहिर सी बात है जो W1 होगा, मींस पहला जो काम होगा वो 0 होगा यार। कितना होगा? 0। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। और ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ वो भी समझ लो। देखो, जब यहाँ पर ये चार्ज नहीं था तो यहाँ का पोटेंशियल कितना था, वही तो कहना चाह रहे हैं ना। उसके लिए क्या करें, पहले ये 0 था, फर्स्ट केस में यहाँ दोनों ही पॉइंटों पर जो V था वो कितना था? शून्य था। जब V शून्य था, जब अनंत से चार्ज Q1 को यहाँ लेकर के आया तो हमें कोई काम ही नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि W बराबर VQ होता है, और V अगर 0 है तो Q का मैग्नीट्यूड कुछ भी रहा, आंसर 0 आ जाएगा। यही कारण है कि जो W1 आया वो 0 आया, W1 आया जो 0 आया। अब क्या करें, हमें समझ आ गया जब ये चार्ज यहाँ आएगा तो इस चार्ज की वजह से पॉइंट बी पर एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। उस पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड समझ लेते हैं कि V1 है। कितना है? V1 है। और हम सभी जानते हैं ये वाला चार्ज इस वाले पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और पॉइंट चार्ज की वजह से जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो हमें पता है अच्छे से, हम पीछे पढ़ के आए हैं, 1/4 Q/r। तो सपोज करते हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है दोनों पॉइंटों का वो r है। कितना है? r, वही हमने मेंशन कर दिया। और चार्ज का मैग्नीट्यूड Q1 है, चार्ज का मैग्नीट्यूड Q1 है। ये तो बात होगी पहले सेटअप की। जब हम a पर पॉइंट चार्ज Q1 को लेकर के आए तो हमें पहले केस में कोई काम करना नहीं पड़ा। क्यों काम करना ही नहीं पड़ा? क्योंकि पहले पॉइंट का मुझे पता है कि वोल्टेज 0 है, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज उपस्थित नहीं था। तो हमने W1 0 लिखा, और इस चार्ज जब हम चार्ज को लेकर के आए, एक ताकत लेकर के आए, तो इस ताकत ने इस पॉइंट पर एक पोटेंशियल जनरेट कर दिया। सपोज कि आपने उसका मैग्नीट्यूड V1 है, और V1 का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके सामने है, 1/4 Q1/r। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अब हम कोई Q2 चार्ज B पर लाए, Q2 चार्ज B पर लाए। तो सपोज कि हमने Q2 चार्ज कोई अनंत से, कहां से लेकर के आए? अनंत से। अनंत से कहां लेकर के आए? Q2 पर Q2 पर जब लाए तो क्या कुछ काम नहीं करना पड़ा? इस बार काम करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल जनरेट हो चुका है। जब ये भी चार्ज नहीं था, ये भी चार्ज नहीं था, तब यहाँ के पोटेंशियल 0 थे। जब इस चार्ज को हम लेकर के आए तो इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो गया? 1/4 Q1/r। इसका मतलब है इस चार्ज को जब आएगा तो इस वोल्टेज के अपोजिशन में काम करना पड़ेगा, तभी तो ये वहां पहुंचेगा, वरना पहुंचेगा ही नहीं, है ना। तो हमें बी वाले का कार्य निकालना है। तो बी वाले का कार्य निकालो, तो W2, बी वाले के लिए क्या नाम रखते हैं? W2 बराबर, बोलो क्या लिखें? W2 बराबर आप लिखेंगे क्या? W का फॉर्मूला में आता है VQ। क्या होता है? VQ। तो फिर बोलो क्या लिखें? V1, क्योंकि इसकी वजह से वहां पर वोल्टेज कितना है? V1 Q2, V1 Q2। Q2 क्यों? क्योंकि चार्ज हम कितना लेकर के आए? Q2। अब क्या करो, V1 और Q2 के मान रख दो, सॉल्व कर दो, उड़ा दो। V1 की वैल्यू बोलो 1/4 Q1/r, Q1/r। और Q2 तो इसमें पहले से लिखा है, इसको ना Q2 भी लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अच्छा, ये वाली वैल्यू आ गई W2 के, कितने के? W2 के। चूंकि इसमें दो ही चार्ज है इसलिए हम दो ही का तो ऊर्जा निकाल पाएंगे। तो टोटल ऊर्जा अगर मुझे इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो चूंकि स्थितिज ऊर्जा को हम U से लिखते हैं। किस अक्षर से लिखते हैं? U से। तो हमने अभी पीछे बताया था आपको, स्थितिज ऊर्जा किए गए कार्य के बीजगणितीय योग के बराबर होती है ना। क्यों ऐसा? क्योंकि ये अदिश राशियां हैं। कैसी राशियां? अदिश राशियां। ऊर्जा भी एक अदिश राशि और कार्य भी अदिश राशि है। अदिश राशियों का हमेशा योग कैसे करते हैं? बीजगणित योग। कैसा योग? बीजगणित योग। जबकि सदिश राशियों का योग सदिश योग किया जाता है, ठीक। तो U बराबर बोलो क्या लिखा जाएगा? W1 प्लस W2। W1 की वैल्यू 0 प्लस इसकी वैल्यू आप देख पा रहे होंगे 1/4 Q1 Q2/r। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अगर आप ध्यान से देखें तो 0 जब इसमें जुड़ेगा तो ये नंबर ही आ जाएगा 1/4 Q1 Q2/r, है ना। चूंकि U ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रक जूल। क्या आप नीचे देख पा रहे हैं सब? बहुत बढ़िया, है ना। तो जो U का आंसर निकलेगा वो किस यूनिट में निकलेगा? जूल। और जूल की हम सभी विमा जानते हैं ml² T-2 ml² T-2।
ये तो हो गई भाई सब दो आवेशों की ऊर्जा। क्यों ना हम दो से ज्यादा आवेश लेकर के भी कैलकुलेशन देख लें, तो आप कहेंगे बिल्कुल देख लो। इस बार तुम्हें ज्यादा नहीं पढ़ना है ना, इस बार तो सीधा सीधा हम फार्मूले को वर्क में लाएंगे और उड़ा देंगे, ठीक है, क्योंकि निकलेगा ये भी। ठीक, तो इसे लिखा रहने देते, इसी से नकल मारनी है। इस बार हम दो आवेश नहीं लेते हैं, केस नंबर 2 फाइल करते हैं और बहुल आवेश। बहुल का मतलब है कि दो से ज्यादा आवेश, दो से ज्यादा आवेश। दो से ज्यादा आवेश के लिए हम कोई शेप डिजाइन करेंगे, या तो ट्रायंगल शेप होगा, या तो वर्गाकार होगा, या तो आयताकार होगा, है ना। तो कोई एक शेप बना लेते, एक से समझ लेते, आगे तो आप कर ही लेंगे यार। जैसे हमने कहा 3 चार्ज रखे हैं, यहाँ रखा है Q1, इसकी इस लाइन में रखा है Q2 और यहाँ पे रखा है Q3, और ये दोनों लाइनें ऐसे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, यहाँ पे इनके बीच की दूरियां मान लेते हैं। सपोज यहाँ की दूरी है R1, यहाँ की दूरी R2, यहाँ की दूरी R3। हालांकि हम इसे 1 2 नाम दे सकते थे, इसे 2 3 दे सकते थे, इसे 1 3 दे सकते थे, है ना, पर हमने बहुत सिंपली ले लिया R1 R2 और R3। अब एक चीज और बता दें आपको, ये सभी चार्ज प्लस हो सकते हैं, सभी चार्ज माइनस हो सकते हैं, और कुछ प्लस और कुछ माइनस हो सकते हैं। तो बीजगणित योग का मतलब होता है प्लस की वजह से प्लस और माइनस की वजह से माइनस, है ना। कुछ और बेसिक ज्ञान सुन लो, हम सभी समझेंगे। जब हम दो समान चार्ज, चाहे वो धनावेश हो चाहे वो ऋणावेश हो, जब उन्हें पास पास लाएंगे तो प्रतिकर्षण होगा, और जब पास पास लाएंगे तो जाहिर सी बात है काम करना पड़ेगा, और काम करना पड़ेगा। अभी जैसे हमने देखा था, जब 0 था तो उसका कोई मतलब ही नहीं था, तो जब काम करना पड़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। और अगर हम चार्जों को दूर दूर ले जाए, अगर हम चार्जों को दूर दूर ले जाए और वो एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, है ना, तो वो आसानी से दूर भागेंगे, तब हमें कोई काम करना नहीं पड़ेगा। मतलब जो U की वैल्यू होगी वो निगेटिव आएगी, मींस स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होगी, ना कि ऊर्जा मिलेगी, ठीक है नहीं। बहुत बढ़िया। तो Q1 Q2 और Q3 समस्या सॉल्व, बहुत बढ़िया। तो हमें यही तो निकालना है कि U कितना है। तो सपोज करो इस लाइन का कितना मान, क्योंकि हम दो चार्जों का तो निकालना जानते हैं, इसका U1 मान लो, इसका U2 मान लो, इसका U3 मान लो, है ना। तो हमें पूरे निकाय की ऊर्जा बोलो कितनी होगी। पूरे निकाय की ऊर्जा ऑलवेज सभी ऊर्जाओं के बीजगणितीय योग के बराबर होगी। बीजगणितीय योग हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। हमने आगे डॉट डॉट किया हुआ, डॉट डॉट इसलिए कर दिया है क्योंकि ऐसा तो जरूरी है कि केवल 3 ही हो। अभी आप वर्गाकार ले लेंगे तो 4 हो जाएंगी, है ना। कितनी ऊर्जा निकलेंगी, 4, है ना। तो इसमें बहुत सारी जो U1 U2 U3 आप देख पा रहे हैं, कई प्लस और कई माइनस है। जैसे सपोज करने के लिए हम यहाँ पे माइनस रख दें तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। क्यों? कि इस वाले लाइन में भी ये आएगा, इस वाली लाइन में भी ये आएगा, जबकि इस वाली लाइन में ये नहीं आएगा, इसलिए ये प्लस का रहेगा। तो ये बात आपकी समझदारी से समझना, ठीक है ना। तो अब क्या करें, क्या U1 U2 U3 में हर एक चीज कॉमन है, वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या Q1 Q2 बटे R, तो बोलो पहले के लिए क्या लिखे, Q1 Q2 बटे R1, Q1 Q2 बटे R1 प्लस यहाँ बोलो Q2 Q3 बटे R2, Q2 Q3 बटे R2, यहाँ बोलो क्या लिखे, Q1 Q3 बटे R3। बस ये अपना आंसर है ना। तो ये इसका बीजगणितीय योग लिखा है, ना कि करेक्ट आंसर है। हालांकि इस डायग्राम के लिए बिल्कुल सही है, पर अगर हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले लें तो ये आंसर में, इसको लिखने में थोड़ा बिहेवियर में चेंज आएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि प्लस चार्ज की वजह से प्लस लिखा जाएगा, ये चूंकि अदिश राशि है, और माइनस चार्ज की वजह से माइनस लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा थ्योरिकल पार्ट से, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग मिलेंगे न्यूमेरिकल पार्ट में। न्यूमेरिकल पार्ट में मेरे ख्याल से 2 या 3 वीडियो लेंगे, 2 तो मिनिमम लेंगे, और मैक्सिमम 3 क्लासें आएंगी जिसमें आप पूरे न्यूमेरिकल देख सकते हैं, जो आपको बहुत आसानी से इजी तरीके से बताए जाएंगे, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।